लर्निंग जहाँ पे भी होती है, लर्निंग चाहे इंसान कर रहा है या मशीन को आप कर रहे हैं, लर्निंग का पैराडाइम जो है ना, लर्निंग का कॉन्सेप्ट सेम है. यू यू मस्ट प्रेजेंट सम एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस टू लर्न सम पैटर्न आउट ऑफ इट. जैसे आप छोटे होते हैं बचपन में, तो आप चीज़ों को सीखते हैं आस्ता आस्ता. पहले कहना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, फिर उसको रिकग्नाइज करना सीखते हैं. ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग. वो क्यों करते हैं आप? जिस तरह आपने ABC सीखी, आपके वालिदैन ने आपको बताया कि यार A ऐसे स्केच करना है, और फिर चीज़ों को रिकग्नाइज करना सिखाया आपको, आपको बोलना सिखाया. तो बच्चा जब होता है, जब बोलना भी सीखता है, तो वो आपके लिप्स मूवमेंट को और उसकी आपकी जो साउंड वेव पैदा हो रही है उसको मॉनिटर करता है, और काफ़ी अर्से तक वो उसको मॉनिटर ऑब्जर्व भी करता रहता है. दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एक्चुअली. तो वंस ही लर्न समथिंग, ठीक है, वो उसको फिर ट्राई करता है, आस्ता आस्ता उसको फिर मास्टर करता है, और फिर वो अल्फाज बोलना शुरू कर देता है. सेम गोज़ फॉर टेक्सचुअल रिकग्निशन और एनी अदर रिकग्निशन. सो लर्निंग के दो एस्पेक्ट हैं. वन इज़ ट्रेनिंग एंड अदर इज़ टेस्टिंग. ट्रेनिंग कम फ्रॉम पास्ट डाटा और एक्सपीरियंस. ठीक है, ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम पास्ट डाटा और एक्सपीरियंस. आप ट्रेनिंग करते हैं सो दैट एक इंसान या एक मशीन जो है इसमें से अपने मुताबिक पैटर्न रिकग्नाइज कर ले, एक स्केच बना ले अपने अपने पास कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, इस डाटा से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ और इसका मतलब ये है. तो उसको ट्रेनिंग कहेंगे आप. तो डाटा सेट, हम इसमें डाटा या डाटा सेट की बात करते हैं, तो मशीन लर्निंग बेसिकली टेक्निक सुपरवाइज अनसुपरवाइज वो बाद में आते हैं. लेकिन तो हमारे पास ट्रेनिंग जो है वो दो किस्म की हो सकती है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज. सुपरवाइज इज जस्ट लाइक कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई चीज़ बताई है. ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि ये करोगे तो दिस इज़ गुड, ये करोगे तो दिस इज़ बैड. मतलब ये करोगे तो तुम्हारे बुरे अंजाम की तरफ जाओगे, ये करोगे तो अच्छे अंजाम की तरफ जाओगे. तो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग कि आप आउटकम पहले से बता रहे हैं, साथ में आप एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसको आउटकम पहले से बता रहे हैं. तो दिस इज सुपरवाइज. एक वो है जो इंसान खुद से सीखता है, दिस इज अनसुपरवाइज. द सिचुएशन इज presented to you and you are now deciding whether how to group that, how to classify that, or how to come out of that situation. So this is unsupervised training. So इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन वो अनसुपरवाइज भी हो सकती है और सुपरवाइज भी हो सकती है. अगर उसमें हमारे पास लेबल मौजूद है, आउटकम मौजूद है, तो वो सुपरवाइज्ड है, और उसमें से अगर आप आउटकम हटा दें तो वो अनसुपरवाइज्ड है. सो इन बोथ केसेस जो मशीन लर्निंग का पैराडाइम सेम है. आप पहले ट्रेनिंग करेंगे और बाद में अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए टेस्ट करेंगे उसे कि जो तुमने लर्न किया बताओ कितने फीसद वो सही है. जस्ट लाइक आप एक कोर्स से गो थ्रू होते हैं. अब दिस इज जस्ट अ ट्रेनिंग फेज फॉर यू गाइस. आप एग्जाम देंगे तो एक्चुअली आई एम टेस्टिंग यू गाइस कि आपने जो यहाँ तक जो लर्न किया है वो क्या किया. किसी की 90% एक्यूरेसी होगी, किसी की 80% एक्यूरेसी. यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करते हैं और बहुत सारे मेजर्स हैं. तो बेसिक पैराडाइम आपने जहन में रखना है कि मशीन लर्निंग में कुछ भी हो रहा है, ट्रेनिंग उसमें लाजमी और टेस्टिंग भी इसमें लाजमी. ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? टू लर्न सम पैटर्न या मॉडल समथिंग आउट ऑफ डाटा. एक मॉडल, एक स्केच बनाना है डाटा की बेस पे. दैट इज ट्रेनिंग एक्चुअली. ओके, अच्छा, मशीन लर्निंग में जो टास्क हैं वो दो किस्म के होते हैं. एंड these tasks are based on a particular criteria, regression and classification. एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कि लेट्स assume that we are forecasting for the number of units of coke that would be sold in summer in a certain region. तो हमने फोरकास्ट करना है, यानी फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है कि एक समर में एक पर्टिकुलर रीजन में जो नंबर ऑफ कोक्स जो हैं वो कितनी सेल होंगी. ठीक है, कंपनी को ये डाटा चाहिए, ये फोरकास्टिंग चाहिए. द वैल्यू रेंजेस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज. ठीक है, लेट्स से 1 मिलियन टू 1.2 मिलियन पर वीक इतनी जो ना कोक सेल होनी है. टिपिकली
Regression is a way of forecasting for such continuous variables. Okay. Classification या जिसे prediction भी कहते हैं, on the other hand predicts for events that have few distinct outcomes. For example, whether a day will be sunny or rainy. ठीक है. Simple words में क्या है, आपके पास कोई भी फैक्टर, कोई भी एंटिटी, कोई भी डाटा है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. हर ऑब्जर्वेशन क्या है, एक इवेंट है. हर ऑब्जर्वेशन एक इवेंट है, एक इंस्टेंस है. ठीक है. आप एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करते हैं, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या है, एक इवेंट है, एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जर्वेशन. अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आपके पास कुछ फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है. उसका नेम, एजी नंबर, एज, हाइट, रिलीजन और वट एवर यू से. वो फीचर्स जो हैं दे आर आवर वेरिएबल्स. उसका नाम उसका वेरिएबल है, उसका एज उसकी वेरिएबल है, उसकी हाइट उसकी वेरिएबल है, उसकी एजुकेशन उसकी वेरिएबल है, एथनिसिटी और बहुत कुछ और हो सकता है, उसका सोशल मीडिया में अकाउंट और बहुत कुछ. तो इसका मतलब है कि एवरी ऑब्जर्वेशन वी हैव सर्टेन सेट ऑफ वेरिएबल्स इन इट या फीचर्स. ठीक है. उन फीचर्स को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं और डायमेंशंस भी कहते हैं. मशीन लर्निंग के केस में नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, हाई डायमेंशनल डाटा. आप कहते हैं ना HD, ये पिक्चर मेरी HD है, हाई डायमेंशनल. हाई डायमेंशनल क्या है, यानी कि आपकी स्क्रीन साइज तो वही है लेकिन उसमें नंबर ऑफ डिटेल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा ऐड हो गए. वो जो आप कहते हैं यार कि वो रेजोल्यूशन आप सेट करते हैं स्क्रीन की 1080 है या 4K है या 8K है, वो क्या है, वो फीचर, नंबर ऑफ फीचर्स इन्वॉल्व. सो बेसिकली कटिंग शॉर्ट, हमारे पास डाटा में जो फीचर्स होते हैं majority of times they are in existing independent of each other. आपकी एज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका नेम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. They are not dependent on one another. Maybe some there may be some variables जो कि confounding हो. Confounding का मतलब है कि जो पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहे हो, एक दूसरे पे असरअंदाज होते हों. But mostly these variables are independent of one another. अब मशीन लर्निंग का पर्पस क्या है? Now come to the purpose. मशीन लर्निंग का पर्पस ये है कि उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेस पे जो कि बिल्कुल आपको लगता है कि डिस्कनेक्टेड हैं, डिसकोऑर्डिनेटेड हैं, उनकी बेस पे आपने किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना. ठीक है. मसलन मैं कहता हूं एक स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा. अब ये इसके लिए मेरे पास पीछे स्टूडेंट के रिकॉर्ड में डाटा मौजूद है. मैं पहले ये डाटा पास्ट का डाटा देखना चाहता हूँ. तो पास्ट के डाटा में मैं क्या देखूंगा, एक स्टूडेंट क्या नाम था, एज नंबर क्या था, उसका सेशन क्या था, किस लेवल पे उसने इनरोल करवाया, क्या डिग्री इनरोल करवाई, किस यूनिवर्सिटी में करवाई, कहाँ से वो आया था. ठीक है. और अगर उसकी मज़ीद डिटेल देखें तो उसने सेमेस्टर में कितने % क्लासेस ली थी एंड सो ऑन. बहुत सही. उसके GPS रिकॉर्ड आप साझा कर सकते हैं. उसका सोशल मीडिया पे एक्टिविटी क्या थी, कितने आवर्स वो पढ़ता था, कितने आवर्स स्क्रीन टाइम था एंड सो ऑन. तो ये एक बहुत बड़ा डाटा बन जाएगा हमारे पास. अब इसमें से हर जो वेरिएबल या फीचर है वो इंडिपेंडेंट है. और आखिर में प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहा हूँ कि वेदर सब मतलब पहले तो मैं ये करूँगा कि वो स्टूडेंट पास कर गया या नहीं किया, या उसने वो डिग्री अर्न कर ली या नहीं की. ठीक है. यही 2 ही आउटकम्स है ना, इसके अलावा तीसरी आउटकम तो कोई नहीं है. तो अब इसमें हमारे पास अगर तो मेरे पास जो आउटकम है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैंने प्रिडिक्ट करना है, जिसको मैंने एस्टिमेट करना है, वो सिंगल है. अगर तो मेरे पास आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ वो सिंगल है तो ये रिग्रेशन है. आप 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इस तरह से जोड़ते हैं कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सके, को फोरकास्ट कर सके. तो दिस इज रिग्रेशन. इसकी टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे है. एग्जांपल क्या है
आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि नंबर ऑफ कोक्स कितनी सेल होंगी। हम बात कर रहे थे कि जैसे कि ऊपर ये सिनेरियो दिया हुआ है कि आपने ये एस्टिमेट करना है कि नंबर ऑफ कोक्स कितनी चाहिए एक पर्टिकुलर रीजन में। अब नंबर ऑफ कोक्स जितनी भी चाहिए वो एक कोई सर्टन वैल्यू होगी, उसमें उस वैल्यू में कोई एक से ज़्यादा, वो एक कंटिन्यूस वैल्यू है, मतलब 1 मिलियन चाहिए, 1.2 मिलियन चाहिए, वो एक वैल्यू आएगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हम पास्ट डाटा को देख के वो फोरकास्ट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आएगी, उसकी कोई और आउटकम पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज रिग्रेशन। बट इन द केसेस व्हेन वी हैव डाटा और हमारे पास एक से ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल हों, तो वो क्लासिफिकेशन हो जाएगी। जैसा मैंने एग्जांपल दी कि कोई स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, ये 2 डिस्टिंक्ट आउटकम्स हैं, तो दिस इज क्लासिफिकेशन। उसमें भी टास्क हमारा वही है, पैराडाइम वही है कि हम डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में इस तरह से मॉडल कर रहे हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट हो जाए। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की उसमें वैल्यू क्या है, 2 डिस्टिंक्ट आउटकम्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके फीचर्स हैं, ठीक है, और फीचर्स चूंकि जैसे फीचर्स अगर कम हो 3 या 4 या 5, 3 या 4 या 5 फीचर्स होते हैं और आपके पास जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कम हो, जैसे 30 या 40 ऑब्जर्वेशन, तो इट इज़ वेरी इजी कि आप एक्सेल शीट यूज़ करें या नेकेड आई से देख के भी बता देंगे कि इसमें ट्रेंड क्या है, इसमें रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट फीचर्स में। बट जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते हैं, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं, तो इस आपके पास ये जज करना या you cannot keep track of the pattern that is existing within your data। आप उसका जो है ना रिकॉर्ड नहीं रख सकते, आप याद नहीं रख सकते कि यार के ये पहली 100 ऑब्जर्वेशन में जो पैटर्न दिखा था कि आगे भी वही चल रहा है, ठीक है। बाकी बात रही रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक मेन डिफरेंस है, कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही यूज हो रहे हैं, उनके दरमियान ही हमने रिलेशनशिप या कोरिलेशन स्टैब्लिश करना है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वही काम करते हैं, आपके डाटा में से एक पैटर्न एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कि आप प्रिडिक्ट या फोरकास्ट कर सके एक डिपेंडेंट या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी आप रिग्रेशन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। रिग्रेशन में आप सिंगल आउटकम आपके पास होती है और क्लासिफिकेशन में 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा का। ट्रेनिंग डाटा विच इज़ यूज ऑब्वियसली फॉर ट्रेनिंग, आपने ये देते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, एल्गोरिथम को, सो दैट इट कैन एक्सट्रैक्ट पैटर्न आउट ऑफ इट। हर एल्गोरिथम जो भी आप यूज़ करते हैं वो उसकी बेसिक्स चूँकि डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट पैटर्न्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है। तो दैट इज़ वाई एल्गोरिथम्स आर डिफरेंट। और हर एल्गोरिथम की जो बेस लाइन है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैट जो है आप एक्सप्लिसिटली समझना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट टू एनहांस दैट एल्गोरिथम, तो आपको वो पोर्शन पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैं इस एल्गोरिथम को कैसे एनहांस कर सकता हूँ, एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहे हैं, तो फिर ही आप उसे एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दो जो और कॉन्सेप्ट हैं वो हैं जनरलाइजेशन एंड ओवरफिटिंग। So generalization and overfitting are common phenomena in machine learning। में भी आपने MS की थीसिस में कहीं पे ये वर्ड यूज़ किए हों। तो अच्छा, पहले बात करते हैं फिटिंग ऑफ डाटा या ओवरफिटिंग उससे जो है ना आ जाएगा। सपोज ये कुछ आपके सामने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। अभी लाइंस को छोड़ दें, अभी सिर्फ जो इसमें डाटा पॉइंट्स हैं उनको देखें। डाटा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, और एक आपको जो कर्व लाइन नज़र आ रही है जो तमाम डाटा पॉइंट्स को होते हुए
जो जा रही है। तो जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है वो भी इन सारे पॉइंट्स की ही रिप्रेजेंटेशन, बट दैट इज अ जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। आप इसे कह सकते हैं ये एवरेज हो सकती है, ये मीडियन हो सकती है, मोड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट ये जो पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट्स हैं ये उनका जनरलाइज्ड एक वर्जन है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो आपको कर्व लाइन नजर आ रही है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये तमाम डेटा पॉइंट्स को इंडिविजुअली टच कर रही है, ठीक है। एंड ये है आपकी कंप्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। सो आपका एल्गोरिथम या तो जनरलाइजेशन और कंप्लेक्सिटी उन दोनों के दरमियान में फंसा होता है हमेशा। मतलब क्या है इसका, आपके पास अगर डेटा सेट बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, या आपने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा की है डेटा पे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका मॉडल हर पॉइंट को कवर कर लेता है। दैट मीन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। ये जो कर्व लाइन नजर आ रही है ये इसकी एग्जांपल है, इसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग। इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि जब मैं ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है, अब उसने हर पॉइंट, हर पैटर्न, हर उतार चढ़ाव जो डेटा सेट में है वो उसने लर्न कर लिया। तो मैं उसको कोई भी उसी डेटा सेट का अगर एक पोर्शन मैं रख लूँ और उसको बाद में टेस्टिंग के लिए दूँ तो वो उसको नियर टू 100% या बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर देगा या फोरकास्ट कर देगा, ठीक है। बट चूंकि ये हाईली ट्रेंड है ऑन अ पर्टिकुलर डेटा सेट और ये उसने आपकी तमाम कम्प्लेक्सिटी एक डेटा सेट में कैप्चर कर ली है, तो किसी भी अनसीन डेटा सेट पे ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि अनसीन डेटा सेट में वेरिएबल्स एक दो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वैल्यूज भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो कि इसके पैटर्न में नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, उसने एक कम्प्लेक्सिटी को कैप्चर किया। तो इसका मतलब है कि हम ये भी नहीं चाहते कि एक जो मॉडल है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि वो जनरलाइजेबल, मतलब हम एक मॉडल ट्रेन करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज को प्रिडिक्ट कर सके, सिमिलर सिनेरियोज को, ऑब्वियसली बात है। तो हमें हमेशा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है जनरलाइजेशन और कम्प्लेक्सिटी के दरमियान। कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओवरफिटिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डिपिक्शन है, यहाँ पे लिखी भी हुई, हाँ, द स्ट्रेट लाइन हैज़ अ बेटर चांस ऑफ बीइंग मोर जनरलाइजेबल व्हेन कंपेयर टू द कर्व लाइन ऑन अ न्यू डेटा सेट। जाहिर बात है जो जनरलाइजेबल जो स्ट्रेट लाइन है वो जनरलाइजेशन है हमारी, ठीक है, ओवरऑल उसने एक जनरलाइज किया हुआ है चीज़ों को। तो आप उसको जब अनसीन डाटा पे जब टेस्ट करेंगे तो इट विल परफॉर्म बेटर, क्योंकि वो सख्त नहीं है, वो अपने पॉइंट से हिल नहीं सकता। लेकिन कर्व लाइन पे जो मॉडल ट्रेन हुआ है या जिसमें ओवरफिटिंग हुई है वो ऐसा नहीं करेगा। आपको जाहिर लगेगा या मेरी तो एक्यूरेसी बहुत हाई आ रही है, लेकिन जब जैसे ही आप उसे किसी वैलिडेशन सेट पे लेके जाएंगे तो इट विल परफॉर्म वेरी पुअर। अच्छा, सो इन प्रैक्टिस रिग्रेशन स्लैश क्लासिफिकेशन इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द मॉडल एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। तो दो चीज़ें हैं, कम्प्लेक्सिटी और जनरलाइजेबिलिटी, ये आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, आपको कोई मिडल करना पड़ता है। अच्छा, द लोअर द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द मॉडल द हायर एरर रेट विल बी ऑन द अनसीन डाटा। ये मैंने पहले बता दिया, ये ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, आप ये देखें, यहाँ पे दो डेटा सेट्स हैं, आप एक ही डेटा सेट के दो पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। मसलन 80% या 70% जो है ट्रेनिंग के लिए रख लिया और बाकी 30% या 20% टेस्टिंग के लिए रख लिया। अब इस पर्टिकुलर केस में आप इस ग्राफ में अगर देखें तो एक तरफ वाई एक्सिस पे एरर रेट प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। जस्ट फर्स्ट लुक एट द ट्रेनिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा पे जैसे जैसे आपकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी ट्रेनिंग डाटा पे,
जैसे जैसे आपकी कम्प्लेक्सिटी, मतलब वो तमाम पॉइंट्स को कवर कर रहा है, उसने लर्न कर लिए तमाम पैटर्न्स विद इन द डाटा, तो आपका एरर रेट उतना ही कम होता जाएगा। जस्ट लुक एट द, ये बॉटम पे जा रहा है, इसका मतलब है कि एरर रेट बहुत कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस विल परफॉर्म वेरी पुअर, जैसे जैसे वो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो इट विल परफॉर्म पुअर ऑन टेस्ट डाटा सेट। जो अनसीन डाटा सेट है, जो मॉडलिंग के प्रोसेस का पार्ट नहीं है, उस पे ये पुअर ही परफॉर्म करेगा, बिकॉज हमने कम्प्लेक्सिटी जो है बहुत बढ़ा दी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें, अगर यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, मिडल में चलो आते हैं, आप इसमें देखें तो ये वाला जो फेज है जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी भी काइंड ऑफ इन द मिडल है और जनरलाइजेबिलिटी भी मिडल है, इधर आपको एरर रेट नॉर्मल सा एरर मिलेगा आपको, यानी कुछ परसेंटेज ऑफ डाटा वो गलत भी प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि वो तमाम डाटा पॉइंट्स को तो नहीं कवर करता। तो इसका मतलब है कि मॉडल इज नॉट सो मच कम्प्लेक्स हेयर एंड इट इज़ जनरलाइजेबल। मतलब ये कि ट्रेनिंग फेज पे भी उसका कुछ एरर रेट आएगा और टेस्टिंग में उसका एरर कम आएगा, क्योंकि हमें कंसर्न है कि हम जो अनसीन डाटा पे जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, उधर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि एक मॉडल आपने अगर एक ही डाटा सेट के लिए बनाना है फिर तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर एक डाटा सेट को आप चाहते हैं, आप किसी और डाटा सेट के ऊपर प्रेडिक्ट करने के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये कर्व कम से कम चाहिए। ठीक है, आपको एरर रेट कम से कम चाहिए, और इस पूरी कर्व में एरर रेट इस पॉइंट पे सबसे कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी और जो कम्प्लेक्सिटी वो काइंड ऑफ इन द मिडल है, वो ट्रेड ऑफ हो गए हैं। इन अदर केसेस कुछ केसेस में वो एक्सट्रीम पे हैं, ये अगर बोथ एंड्स पे देखा जाए तो एक्सट्रीम पे हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में। अच्छा, वैलिडेशन सेट जो ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मशीन लर्निंग के तमाम एल्गोरिथम्स का। नॉर्मली आप सुनते हैं कि ट्रेनिंग हो रही है, टेस्टिंग डेटा सेट हो रहा है, ठीक है, एंड बट नॉर्मली टेस्ट डेटा सेट जो हैं, हम ट्रेनिंग डेटा सेट का एक पोर्शन जो ना, मतलब एक डेटा सेट है आपके पास, उसका 60% आप ट्रेनिंग के लिए रख लें, 20% टेस्टिंग के लिए रख लें, और मज़ीद जो 20% है वो वैलिडेशन के लिए रख लें। एक अप्रोच ये। दूसरी अप्रोच ये है कि आप 80% ट्रेनिंग के लिए रख लें, 20% टेस्टिंग के लिए, और एक अनसीन डाटा लें सिमिलर एट्रीब्यूट्स के साथ, ठीक है, उसको आप कहते हैं वैलिडेशन सेट। ठीक है, आपने ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की, ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक ही डाटा सेट को बिलोंग करते हैं, हमेशा एक ही डाटा सेट को। वैलिडेशन सेट कोई तीसरा सेट भी हो सकता है। ठीक है, आप वैलिडेट कर रहे हैं अपनी फाइंडिंग्स को कि जो आपके मॉडल ने जो प्रेडिक्शन की है टेस्टिंग पे, क्या वो वाकई में वैलिडेबल है कि नहीं, मतलब वैलिडेशन की वो सच है कि नहीं है, दैट इज वैलिडेशन। अगर वो टेस्ट डाटा सेट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन वैलिडेशन पे वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो फाइंडिंग्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपके पास हमेशा ट्रेनिंग और टेस्टिंग आप एक ही डाटा सेट के दो पोर्शन करके उसको बना सकते हैं, और वैलिडेशन सेट नॉर्मली अगर आपके पास कोई और थर्ड डाटा सेट नहीं है तो आप उसी में से कुछ और पोर्शन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मजीद अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप उसको वैलिडेशन सेट के तौर पे लेके आ सकते हैं। इसमें एक टेक्निक है क्रॉस वैलिडेशन को अभी बताता हूँ मैं। सो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है, सो यहाँ पे इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ़ वी ओनली हैव ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा सेट, given that the testing data set would be unseen by the model, we would not be in a position to come up with the combination of hyperparameters. अच्छा, hyperparameters क्या होते हैं? Hyperparameters जो होते हैं it's just like आपकी एक adjustment knob समझ लें। हर मशीन लर्निंग में कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो एज इनपुट जाते हैं। आप उनको थोड़ा थोड़ा ट्यून करके अपनी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम की एक्यूरेसी या जनरलाइजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं ऑन अनसीन डाटा, उनको एल्गोरिथम उनके वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा चेंज करके। सो दोज आर कॉल्ड एज हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, दे आर यूज्ड
वी कैन चेंज देम टू इम्प्रूव आवर मॉडल्स एक्यूरेसी. ठीक है, दैट मैक्सिमाइज द मॉडल्स एक्यूरेसी ऑन अनसीन डाटा. बेसिकली हमारा पर्पज इसमें यही है कि अनसीन डाटा में वो अच्छा परफॉर्म करें. ट्रेनिंग डाटा में तो हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही. ट्रेनिंग डाटा में आपको 99% या 100% एक्यूरेसी ही मिलेगी हमेशा, मोस्ट ऑफ टाइम्स. अच्छा, वैलिडेशन इज अ थर्ड डाटा सेट दैट कैन बी यूज्ड टू सी हाउ एक्यूरेट द मॉडल इज व्हेन द हाइपर पैरामीटर्स आर चेंज्ड. आगे वही बात बताइए कि आप 60% ट्रेनिंग और 20% वैलिडेशन और 20% टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं. और ये डिस्कशन भी वही है. अच्छा, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, we cannot test a model's accuracy on the dataset on which it is trained, and we cannot use the result of test dataset accuracy to finalize the ideal hyperparameters because practically the test dataset is unseen by the model. तो यहाँ में दो चीज़ें हैं. आपने कोई रिसर्च फाइंडिंग की है, आपने कोई मॉडल डिज़ाइन किया है, रन किया है, तो अब आप कह सकते हैं यार कि ये मॉडल ना इसका इतनी % एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर रहा है या प्रिडिक्ट कर रहा है. लेकिन आपको 7 पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ते हैं कि किस कंडीशन के अंडर ये ऐसा परफॉर्म करता है. ऐसा थोड़ी है कि यार कि डिसीजन ट्री मैंने यूज़ कर लिया तो डिसीजन ट्री जो ना या रैंडम फॉरेस्ट जो ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी नहीं परफॉर्म कर रहे. आपने अपने एमएस थीसिस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कोड की हुई, लेकिन उसमें कोई समझने की बात यह है कि अगर किसी और ने आपके फाइंडिंग्स को आगे लेकर चलना है तो किस कंडीशंस के अंदर वो उसको टेस्ट करे. तो वो कंडीशन हाइपर पैरामीटर्स. तो हाइपर पैरामीटर्स आपने बताने होते हैं कि आपने किस तरह मॉडल को अपने फाइन ट्यून किया, कि आपने ये रिजल्ट अचीव किए. अदरवाइज इट्स यूजलेस. मतलब अगर मैं सिंपली कहूँ या कि मैंने ये टेक्निक यूज़ की थी तो ये बन गया, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आपने अगर हाई एक्यूरेसी अचीव की है तो यू हैव टू टेल द वर्ल्ड, यू हैव टू रिपोर्ट इट कि आपने क्या पैरामीटर्स यूज़ किए थे. सो अब आते हैं पीछे जो है ना क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन की बड़ी सिंपल सी मिसाल है. अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, हम डिस्कस के हम जो है वो एक डेटा सेट में से 60% जो है ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, 20% या 40% जो है टेस्टिंग के लिए, और वैलिडेशन सेट भी अलग से रख सकते हैं. लेकिन अगर इसको मैं आपकी क्लास पे अप्लाई करूँ, मिसाल के तौर पे आप 6 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं आप में से आधों को एक पेपर दे दूँ और आधों को दूसरा पेपर दूँ, और दोनों पेपर्स में जो है वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज इंटायरली डिफरेंट. अब जब रिजल्ट आता है तो जो ए ग्रुप है उसके मार्क्स ज़्यादा हैं और बी ग्रुप है उसके मार्क्स कम हैं. तो पहला जो आपके ज़हन में सवाल क्या आएगा, ये पहला खदशा या पहला अलार्म क्या है कि हमारे साथ ज्यादती होगी है. हाँ, हमारा पेपर मुश्किल था. इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं यार कि हमारा जो पेपर जो डिज़ाइन किया है वो बायस. तो मैं अगर आपको कहूँ यार ये दोनों पेपर सेट ऑफ पेपर है, आपने रैंडमली खुद ही चूज करना है कौन सा लेना है. तो आपने सिलेक्ट तो खुद ही किया, लेकिन आप कहेंगे यार जो एक पेपर मुश्किल था. इट्स लॉजिकल. आप इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को? इसको काउंटर ऐसे कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप को एक दूसरे का पेपर दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, और फिर देखा जाए कि अब बताओ कि यार कि अब तुम लोग के रिजल्ट क्या. और फिर दोनों ग्रुप्स ने दोनों पेपर दे दिए और उनका एवरेज ले लें, जो भी मार्क्स आए उसका एवरेज ले लें. ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है, इसको कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन हम यूज करते हैं इस वजह से कि वी थिंक कि ये जो हम एक डेटा सेट का 60% ले रहे हैं, ये 60% में हमारी बायसनेस आ गई ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग मॉडल फॉर्मेशन. मॉडलिंग के प्रोसेस के दौरान हमारी बायसनेस आ गई है. मैं 60% कहां से ले रहा हूं? शुरू का 60%, दरमियान का 60%, आखिर वाला 60% कहां से ले रहा हूं? मैं जहां से भी लूंगा मेरे ज़हन में हमेशा एक अच्छा रहेगा कि जो 40% है, मे भी अगर मैं उस पर करता तो मेरे रिजल्ट डिफरेंट आते. इसका मतलब है कि मेरी जो फाइंडिंग्स हैं वो जनरलाइजेबल नहीं है. ठीक है, दूसरी जगह पे अगर मैंने पहला 60% पोर्शन लिया है और जिसने मेरे एक्सपेरिमेंट्स को
अप्लाई करना है, मेरी फाइंडिंग को अप्लाई करना है, उसने लास्ट वाला या मिड वाला या रैंडमली 60% उठा लिया बीच में से, तो बहुत सेम थिंग नहीं है। इन आइदर केस 40% डाटा तो जो है मैं एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ बीच में से, और मे बी वो बेहतर होता मॉडलिंग के प्रोसेस के लिए, उसकी कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए, उसकी जनरलाइजेबिलिटी के लिए वो बेहतर होता। तो अब इस चीज को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसको कहते हैं, एक टेक्निक है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के इज फॉर एनी नंबर्स, ठीक है। आप 5 फोल्ड बना रहे हैं, 5 चंक्स बना रहे हैं तो 5 फोल्ड हो जाएगा, 10 बना रहे हैं तो 10 फोल्ड हो जाएगा, 3 बना रहे हैं तो 3 फोल्ड हो जाएगा। के फोल्ड या एन फोल्ड भी कहते हैं कई लोग, एन फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो मसलन अगर मैं कहता हूं 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये कि मैंने डाटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पोर्शन बना लिए डाटा के, डेटा सेट के, 4 पे ट्रेन किया, एक पे टेस्ट किया, और इस तरह लीव वन आउट की पॉलिसी के मुताबिक ये प्रोसेस रिपीट किया। फिर बाकी जो 4 लिए और एक पे टेस्ट किया, फिर बाकी 4 लिए, एक पे टेस्ट किया। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग इस तरह 5 अगर फोल्ड है तो 5 में ट्रेनिंग होगी, 5 में टेस्टिंग होगी, ऐसा ही है। इसका मतलब है आपके इंटायर डाटा सेट जो है वो ट्रेनिंग का पोर्शन भी बन गया, ट्रेनिंग का पार्ट भी बन गया, और उस पर टेस्टिंग भी होगी। मतलब ये वाला जो डाउट मेरे ज़हन में था कि मैंने अपने फीचर्स सेलेक्ट करते हुए, अपना मॉडल बनाते हुए मैं बायस हो गया, ठीक है। इसे वैसे फीचर सिलेक्शन बायस कहते हैं। जब आप परसेंटेज ऑफ डाटा सेलेक्ट करते हैं ना 60% और 20, इसे कहते हैं फीचर सिलेक्शन बायस। आई एम बायस टुवर्ड्स सिलेक्टिंग माय फीचर्स। और इसको काउंटर कैसे करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक से। इसमें एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग द फीचर सिलेक्शन बायस। इसको फीचर सिलेक्शन बायस कहते हैं जब आप एक सर्टेन पोर्शन ऑफ डाटा ट्रेनिंग के लिए लेते हैं और बाकी टेस्टिंग के लिए रखते हैं। बिकॉज आई नेवर नो कि यार कि कौन सा पोर्शन जो है, अगर जो बाकी जो पोर्शन है जो टेस्टिंग के लिए रखा है, मे बी वो मेरे मॉडल को ज़्यादा इंप्रूव करे, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी जनरलाइजेबिलिटी को, उसकी कम्प्लेक्सिटी को। तो मैं क्या करता हूँ, फीचर सिलेक्शन बायस को काउंटर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मैं क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स अपनाता हूँ। उसमें एक टिपिकल एग्जाम्पल है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की थ्योरी क्या है कि मैं डाटा को इक्वल चंक्स में डिवाइड करूंगा, k-1 पे ट्रेनिंग होगी और बाकी जो एक बच जाएगा उस पर टेस्टिंग होगी, और ये प्रोसेस मैं सब में रिपीट करूंगा, ठीक है। तो बारी बारी सभी पे ट्रेनिंग होगी और सभी पे टेस्टिंग होगी। इसे कहते हैं लीव वन आउट स्ट्रेटजी। एक पोर्शन आप छोड़ रहे हैं और बाकी पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स हैं, और these remove your feature selection bias in the training process. Just remember, आपके मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस में अगर फीचर सिलेक्शन बायस ना आए, उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आगे है मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी। मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी को हम आगे के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल, we will keep it till there.